नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी दी। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकारों से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए भी सुझाव मांगे हैं। इस दौरान हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमओ ने भी स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान की जानकारी दी। धन सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी और सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में जांच के पर्चे का एक ही रेट करने जा रही है। इसके अलावा रोगी कल्याण समिति का भी गठन किया जा रहा है, जिसमें विधायक की अध्यक्षता में हर क्षेत्र में 2 महीने में एक बैठक का आयोजन होगा, जिससे आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग के अंदर सभी कमियां दूर हो सकें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में काफ़ी इनोवेटिव काम चल रहा है, चाहे डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सों के हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के बारे में हो। हम लोग रात दिन जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। आज हल्द्वानी में एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम प्रेस के साथ रखा गया है। यह हर जिलों में हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें लगभग 57 सुझाव प्रेस के द्वारा हमारे विभाग को मिले हैं और मैं आप लोगों को ये आश्वासन देके जा रहा हूँ कि जो जो सुझाव आपने दिए हैं हम इस पे ज़रूर अमल करेंगे। और मेरा भी एक सुझाव आपके प्रति है कि आप भी हमारे हॉस्पिटलों में ज़रूर एक दौरा करिए, जो जो अच्छाई है वो भी आप देख आइए, जो जो वहाँ और करने लायक है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और फिर हर 2-2, 3-3 महीने में मैं प्रेस के साथ में एक इस संवाद के कार्यक्रम को जारी रखेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान की बैठक हो रही है। प्रदेश कार्यालय में ये बैठक चल रही है। पूरे राज्य के शक्ति केंद्रों से 152 सदस्य बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बूथ सशक्तिकरण अभियान के प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे भी इसमें शिरकत कर रही हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस अहम बैठक में मौजूद हैं। इसमें आगामी निकाय चुनाव पर मंथन हो रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव होने हैं। तो बीजेपी एक तरफ ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं इसमें किसी ने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी लगातार फोकस करने में लगी हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भी पूरी रणनीति इस दौरान बनाई जा रही है। और हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान की बैठक कर रही है, प्रदेश कार्यालय में ये बैठक चल रही है और इस दौरान बताया जा रहा है कि पूरे राज्य के शक्ति केंद्रों से 152 सदस्य बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बैठक जो है वो सुबह से शुरू हो गई थी, 11:30 बजे के करीब जो है वो शुरू हुई है और अभी फिलहाल वो बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं आने वाले चुनाव की, फिर चाहे क्योंकि ग्राम स्तर के चुनाव होने वाले हैं, उसके साथ ही लोकसभा चुनाव होंगे, तो इन सब को लिए भाजपा पूरी तरह से खुद को तैयार कर रही है। वैसे भाजपा हमेशा से ही खुद को जो है चुनाव से बहुत पहले अपनी तैयारियों को तेज कर देती है और उसी के तहत ये भी कर रही है। आज बैठक है और अब बैठकों का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है और जिस तरह से पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर बुलाया गया है, जितने भी कार्यकर्ता है उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी, उन्हें मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से जो है हमें आम लोगों तक पहुंचना है।
बूथ लेवल को खुद को मजबूत करना है और इसी को लेकर ये भाजपा की ये बैठक चल रही है। बिल्कुल योगेश, एक चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का लगातार काम कर रही है। चाहे जब विधानसभा चुनाव आते हैं उसको लेकर भी बीजेपी पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसको लेकर तो तैयारियां चल ही रही हैं, लेकिन निकाय चुनाव पर भी बीजेपी का लगातार फोकस है। बिल्कुल, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार चुनाव में खुद का फोकस बना के रखती है। और वो एक बात जो सबसे अच्छे से जो बीजेपी का जो नजर आता है वो ये है कि वो जानती है कि आम लोगों तक कैसे पहुंचना है और वो आम लोगों तक उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं। इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट जो है वो अगर कहें कि प्रदेश प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष एक आम व्यक्ति तक नहीं जा सकता है, पर वो जानते हैं कि उनका एक कार्यकर्ता जो लगातार उनके साथ जुड़ा हुआ है तो वो आम लोगों तक जा सकता है। इसीलिए उनकी मीटिंग जो है प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं और वो जाके आम लोगों से जो है वो वोट मांगते हैं या अपनी वोट के लिए जो है वो पूरा काम करते हैं। और ये चीज बीजेपी में जो है लगातार नजर भी आता है। बिल्कुल, कहा भी जाता है योगेश की जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी की रीढ़ होते हैं और वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी लगातार काम करने का कार्य कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, रीढ़ मजबूत होगी तो अपने आप जो है शरीर खड़ा रहता है। और भाजपा भी जिस तरह से ये कहें कि संगठन जो है वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाता रहता है और लगातार उनकी मीटिंगें होती रहती है, लगातार उनको जो है समझाते रहते हैं। तो इसको देखते हुए जो ये बैठक हो रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह से बीजेपी लगातार जो है वो काम करती रहती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में जेईई भर्ती पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या अब 9 हो गई है। पुलिस ने 50,000 के इनामी अनुराग पांडे, विशु और अश्वनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 लाख कैश बरामद किया है। वहीं अनुराग पांडे द्वारा की गई 13 लाख की बैंक एफडी का भी पता लगाया गया है। अनुराग पांडे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी रहे संजीव चतुर्वेदी का भांजा है। पुलिस ने उसे बलिया से गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल समेत 2 इनामी आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 50,000 का इनाम आजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे जो मूल रूप से बलिया का निवासी है और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 के नाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। और बाकी भी काफ़ी सारी जानकारी मिली है जो उससे पूछताछ में जिसमें आगे काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस परीक्षा में उदलहेड़ी लक्सर क्षेत्र में एक मकान में जहां पर नकल कराई गई थी उससे संबंधित एक विशु जो है मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला और एक अवनीश है, इसको गिरफ्तार किया गया है। विशु ने खुद भी परीक्षा दी थी, साथ ही साथ उसके अन्य भी कुछ लोग जानने वाले थे जिनको उसने परीक्षाएं वहां पर मतलब प्रश्न पत्रों को पढ़वाया था। तो इससे 1 लाख रुपए और अवनीश से जो है 2 लाख रुपए जो उसको मिले थे वो बरामद किए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश वालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, सहायक अभियंता और अवर अभियंता भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक 50,000 का इनामी भी है। जी रेशु, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। निसंकोच रूप से एसआईटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड था पूरे ये एजेई परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था संजीव चतुर्वेदी, उसका जो भांजा है अनुराग पांडे, वो शुरुआत से ही फरार चल रहा था। जब से इसका जो एजेई पेपर लीक वाला मामले का खुलासा हुआ है तभी से वो फरार था। उसके साथ साथ 2 अन्य आरोपी भी, जो एक पूर्व भाजपा नेता है संजय धारीवाल के साथ एक और अन्य आरोपी भी, ये तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे थे। तो कल जो है एसआईटी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अनुराग पांडे जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, उसके साथ साथ 2 और लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। संजीव चतुर्वेदी जो मास्टरमाइंड है उसका ये भांजा है अनुराग पांडे। इसने और संजीव चतुर्वेदी ने मिलकर ही पूरे जो पूरा घटनाक्रम था उसे यहाँ पर अमली जामा पहनाया था
तो इसलिए ये बिल्कुल निसंकोच रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एसआईटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। साथ ही साथ ठीक है, रुपेश ये भी बताइए, अनुराग पांडे के बारे में बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है और उसके खाते में करीब 13 लाख रुपए भी मिले हैं। बाकी जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? क्या ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या कहीं और के? देखिए, इनमें जो एक आरोपी है विशु, जो वो मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला है, उसने भी परीक्षा में भाग लिया था, वो भी अभ्यर्थी था। तो उसे भी ये जो पूरा गिरोह है, संजीव चतुर्वेदी जो मास्टरमाइंड है, उसी ने ये पूरा गिरोह बनाया था। और साथ ही साथ जितने उनके रिश्तेदार थे, संजीव चतुर्वेदी और मुख्य आरोपी जो राजपाल है, उनके जो रिश्तेदार थे, वो उन सबको मिलकर ये पूरा गिरोह बनाया गया था। तो वो जो विशु था, उसने भी एजेई परीक्षा में भाग लिया था। और साथ ही साथ जो अन्य अभ्यर्थी थे जिन्हें पेपर बेचा गया था, उन्हें पेपर रखवाने का काम भी मंगलौर स्थित एक रिजॉर्ट में ही विशु ने किया था। और जो अश्विनी है वो यूपी का बताया जा रहा है। अश्विनी और विशु को भी यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ अनुराग पांडे के जो कुछ खाते हैं जिनमें लाखों की रकम है, उनके बारे में भी एसआईटी खंगाल रही है और धीरे धीरे उन पर शिकंजा कसना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश वालिया। बाहरी राज्यों में ऑनलाइन ठगों को दबोचने के लिए कुमाऊं से 2 टीमें हल्द्वानी रवाना हुई हैं, जिसमें 15-15 सदस्य हैं। ये टीमें 7 राज्यों में दबिश देकर 241 मामलों के 360 आरोपियों को दबोचने का काम करेंगी। सभी आरोपी नैनीताल और यूएस नगर जिले में हुई साइबर ठगी के मामले में वांछित हैं। टीमों ने रवाना होने से पहले बताया कि पहली टीम में इंस्पेक्टर पूरन राम आगरी के नेतृत्व में 5 एसआई, 5 हेड और 8 कांस्टेबल शामिल रहेंगे, जो बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी टीम इंस्पेक्टर नीरज चौधरी के नेतृत्व में 6 एसआई और 9 कांस्टेबल के साथ यूपी, राजस्थान, हरियाणा के लिए जा रही हैं। ये टीमें बिहार में 31 मामलों के 40, पश्चिम बंगाल में 68 मामलों के 114, असम में 19 मामलों के 26 आरोपियों की तलाश करेगी। वहीं ये टीमें यूपी में 60 मामलों में 93, राजस्थान में 18 मामलों के 29, हरियाणा में 23 मामलों के 241 मामलों के 360 आरोपियों की तलाश करेगी। कुछ समय से हमने जैसे 2022 के पूरे जो क्राइम हुए हैं कुमाऊं रीजन में, तो उसका आकलन किया, तो इससे देखने को हमें आया कि 50% से ज्यादा जो केसेस हो रहे हैं वो आईटी एक्ट के हो रहे हैं, आईपीसी में कुल। तो सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती अभी जो पुलिस के सामने है वो साइबर के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें दिक्कत यह है कि जो साइबर ठग है ये भारत के अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं, इनकी आइडेंटिटी खोजना, केस को वर्कआउट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इनका बड़ा सिंडिकेट कार्टेल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। कई नाम के फर्जी अकाउंट्स होते हैं, सिम कार्ड्स होते हैं, तो इस तरह से ये बैंक अकाउंट्स तो बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना। खासकर जैसे ये जामतारा, मेवात ऐसे जो बने हैं इनके सेंटर्स, तो वहां पर हमने जो है केसेस पहले इनको सबसे पहले तो वर्कआउट करा। एक जो है सीओ ऑपरेशंस जो है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के अंदर, तो इनके अंदर हमने टेक्निकल टीमें बनाई, केसेस को वर्कआउट किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ ये केस हुई है, ये केस तो करीब ऐसे 500 से ज्यादा केसेस कुमाऊं में पेंडिंग चल रहे थे। तो इसमें से 241 केसेस को हमने वर्कआउट किया है। और वो देखने को आया कि जब पुलिस यहाँ रेड करती है कुछ ऐसे जगहों पे, तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। और अब बात पौड़ी की करेंगे। पौड़ी में फायर सीजन के शुरुआती दौर में जंगल की आग ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ये आग वन विभाग के उन दावों की पोल को खोल रही है जो फायर सीजन से पहले किए जा रहे थे। पौड़ी शहर के आसपास के क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के जंगल इसकी चपेट में है। ये हाल फायर सीजन के शुरुआती दौर का है, तो आने वाले महीने वनाग्नि की घटनाओं को किस तरह बढ़ा देंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वन विभाग इन घटनाओं के बढ़ने का कारण जमीन में नमी न होने को लेकर मान रहा है। वहीं वन विभाग डीएफओ अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वन अग्नि अपना और विकराल रूप धारण कर सकती है। डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल ने बताया कि फायर सीजन में जंगलों को आग की घटनाओं से बचाने के लिए सख्त निर्देश वन क्षेत्राधिकारियों और वन विभाग की टीम को दिए गए हैं। इस बार
43 क्रू स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं, जहां से वनकर्मी अपनी बीट के जंगल पर पैनी नजर रख सकेंगे। इन घटनाओं की जानकारी वन विभाग तक आम नागरिक पहुंचा सके, इसके लिए मास्टर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिससे तत्काल पहुंचकर वन संपदा को बचाया जा सके। और हमारे सहयोगी कुलदीप बिष्ट इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अब वनकर्मी पैनी नजर रखेंगे, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अगर हम देखें फरवरी से लेकर मई के बीच में जंगलों के भीतर अग्नि तांडव दिखाती है और पिछले कई साल से हम इसी तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी शुरुआती दौर है फायर सीजन का और अभी से जो है वो जंगल दरकने शुरू हो गए हैं और अभी जो आगामी माह है उनमें और तेज गर्मी हो सकती है, क्योंकि इस साल जो वन विभाग है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि इस साल जो जमीन में नमी आई है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी इस साल नहीं हुई है, इसलिए जमीन में नमी है, जमीन में जो नमी होनी चाहिए थी वो नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा कारण ये हो रहा है कि फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं और ये अभी से बढ़नी शुरू हो गई है जब फायर सीजन का शुरुआती दौर है। तो आने वाले दिन और संकट पैदा कर सकते हैं वनाग्नि के लिए। जी ठीक है कुलदीप, वन संपदा को बचाने के लिए लेकिन क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है इस दौरान? देखिए, फायर वॉचर जो है वो वन विभाग ने जगह जगह जो वन बीट है इनकी वहां पे लगा दिए हैं। इसके साथ साथ जो वन कर्मी है उन्हें 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहा गया है, ताकि जो फॉरेस्ट फायर है उसे कंट्रोल किया जा सके। और ग्रामीणों से भी एक सहयोग की अपेक्षा की गई है कि ग्रामीण खुलकर सामने आए और वन विभाग को अपना सहयोग दे, ताकि फॉरेस्ट फायर की घटनाओं पर रोक लग सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुलदीप। और उधर रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में इस युद्ध को समाप्त करने की मांग की जा रही है। रूस से पहुंचे 24 सदस्यों का दल 16 दिन से भारत दौरे पर है। इस दल ने भी हरिद्वार के लोधी घाट पर रूस से इन सदस्यों के समूह ने गंगा पूजन और यज्ञ कर युद्ध समाप्त करने की प्रार्थना की है। दल में शामिल लोग रशिया में विभिन्न कार्य करते हैं, इसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर शामिल हैं। इन लोगों का मानना है कि भारत शांति प्रिय देश है और गंगा इन लोगों को शांति प्रदान कर सकती है। दल के साथ मॉस्को से हरिद्वार पहुंचे डॉक्टर डारीवा सेवेलोवा का कहना है कि वो भारत अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने मां गंगा से रूस यूक्रेन युद्ध शांति की प्रार्थना की है। युद्ध में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और विश्व शांति के लिए अनुष्ठान भी किया। हरिद्वार से पहले ये दल ऋषिकेश और बेंगलुरु में रुका था। आपको बता दें कि इस युद्ध के विराम के लिए देश विदेश से कामना की जा रही है। दरअसल युद्ध से दोनों देशों की जनता डरी सहमी है और युद्ध के कारण हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। Doctor, I work is one of the famous neurosurgery center, and I arrived in India from my country to pray for my country, for pray for all for peace, all the world, and I enjoy my time here. I'm grateful. All people, all Indian people who help us in this trip. Thank you very much. How many days have you been here? 16. And before, what is your time? What is the town? फिलहाल देवभूमि की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।